हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण गुप्ता। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे थे परीक्षाधाम बुक के माध्यम से। पिछली वीडियो में अभी तक हमने भूगोल को कंप्लीट कर लिया है, इतिहास को कंप्लीट कर लिया है, राज्य व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुके हैं। 4 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है विज्ञान, साइंस से संबंधित आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इस बुक में लास्ट चैप्टर बचेगा विविध और एमपीजीके के साथ हम यूपीजीके भी अलग से लगा देंगे, जिससे क्या होगा, यूपी वाले भी जो है आपका पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करके स्पेशली स्टेट को भी कवर कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पर विज्ञान से संबंधित हर एक प्रश्न पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है विज्ञान की शाखाएं। अब विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अगर बात किया है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी किसे कहते हैं? सांपों के अध्ययन के लिए ऑफियोलॉजी का प्रयोग जो है किया जाता है। कभी आ जाए कि ऑफियोलॉजी किसका प्रयोग किया जाता है? सांपों के अध्ययन के लिए ऑफियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन के लिए किया जाता है। मायोलॉजी पेशियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। कॉन्डोलॉजी उपास्थि से अध्ययन से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान, आपने पता होगा दंत विज्ञान से संबंधित है। फाइलोजेनी जीवों के विकासवादी विकास का अध्ययन सम्मिलित है। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के अध्ययन सम्मिलित है। एंथ्रोपोलॉजी मानवता का समग्र वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। विरूपता विज्ञान मनुष्य में पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं का अध्ययन से संबंधित है। डेम्टोलॉजी त्वचा के अध्ययन से संबंधित है। हेप्टोलॉजी यकृत के लीवर से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। रोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी काष्ठ वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। क्रोनेलॉजी पेड़ों के वार्षिक वलय आयु के अध्ययन से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन एवं उसके पालन से संबंधित है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन से संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश की संकलन से संबंधित है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना विकास के अध्ययन से संबंधित है। फिलेटली डाक टिकटों के संग्रह अध्ययन से संबंधित है। आइकोनोग्राफी प्रतिमा और चित्रकला के अध्ययन से संबंधित है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों या मुद्रा के अध्ययन से संबंधित है। एपिग्राफी शिलालेख के अध्ययन से संबंधित है। सेलिनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। लिथोप्टेसी पथरी के इलाज की चिकित्सा विधि होती है। काइनेस्थेटिक्स शरीर की भाषा अध्ययन से संबंधित है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स शारीरिक गति एवं संवेदनशीलता से संबंधित है। साइबरनेटिक्स मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार के अध्ययन से संबंधित है। होलोग्राफी किसी वस्तु का 3D चित्र तरीके से आप देख सकते हो, त्रिविम बना होता है। क्रोनोलॉजी समय और अवधि के अध्ययन समेत है। हॉरोलॉजी समय के मापन विज्ञान समेत है। और कैलोलॉजी मानवीय सुंदरता के अध्ययन से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अध्ययनों को हमने पढ़ा हुआ है, लॉजी लॉजी लॉजी, ऐसी कौन सी लॉजी है? भाई साहब एग्जाम में मिलाने के लिए आती है, मिलाने के लिए आ जाती है, तब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, बचने के लिए आप 1-2 बार वीडियो देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी तरह जो विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाएं थी, हम कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं देख लेते हैं। अब ये सभी देखोगे तो आप पीवाई की उठा के किसी भी एग्जाम का देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरीकल्चर मानव उपयोग के लिए समुद्री जीवों के संवर्धन से संबंधित होता है, जिसे मेरीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलिकल्चर जैतून के उत्पादन संबंधित है। हेलीकल्चर घोंगे स्नेल के उत्पादन संबंधित है। मोरिकल्चर शहतूत के उत्पादन से संबंधित है। अब देख सकते हो मोरिकल्चर और मेरीकल्चर थोड़ा सा ही अंतर है, फंस जाओगे। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन संबंधित है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। बर्मीकल्चर केचुआ पालन संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। और पर्माकल्चर जो है सतत कृषि से संबंधित। तो ये कृषि से संबंधित कुछ शाखाएं हैं, इसके बारे में हमने बात की। अब आता है जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कोश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया है। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया है। उत्परिवर्तनवाद का
हिगोड्री ब्रिज के द्वारा दिया गया है। आनुवंशिकता का सिद्धांत जैसे मेंडल का नियम कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया हुआ है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल एंड टैटम के द्वारा दिया गया है। पुरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। जेनेटिक कोड मार्शल नीरेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन इन क्रिक के द्वारा दिया गया है। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया है। तो जीव विज्ञान से संबंधित जो कुछ मौलिक सिद्धांत हैं इसके बारे में बात की है। अब आता है हमारा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, और जंतु जगत के वर्गीकरण को 5 वर्गों में बांटा गया है। यह वैज्ञानिक रॉबर्ट विटलर के द्वारा 1969 में जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा गया था। 5 कौन कौन से हैं? आप कहेंगे मोनेरा, इसमें उदाहरण आता है जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल का। कुछ विशेषता है, इस वर्ग के जीव जो होते हैं पृथ्वी के सबसे पुराने जीव माने जाते हैं। इस वर्ग के जीव को कोश का पूर्ण विकसित नहीं होती है और सभी प्रोकैरियोटिक जीव इसी वर्ग में शामिल होते हैं। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, इसमें पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबिया उदाहरण है। इस वर्ग की कोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु और पादप शामिल होते हैं। इसमें विकसित केंद्रित वाली यूकेरियोटिक कोशिका होती है। पादप एवं जंतु के बीच कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। तीसरा है पादप, उदाहरण है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे इस वर्ग में शामिल होते हैं। इसमें बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपना भोजन बनाते हैं। चौथा है कवक, फंगी, टीनिया कैपिटस, एस्केरिस, एस्केबीस और ट्राइकोफाइटन। इस उदाहरण है यूकेरियोटिक और परिपोषित जीव होते हैं। यह परजीवी और मृतजीवी होते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। पांचवें होते हैं जंतु, मछली, पक्षी वर्ग, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी सभी जंतु वर्ग में आते हैं। इस जगत में सभी कोश के बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये 5 वर्गीकरण में जो बांटा है जगतों को, ये अलग अलग उदाहरण के लिए अलग अलग जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कशेरुकी। कशेरुकी जीव का वर्गीकरण जो है, ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की उपस्थिति होती है, उन्हें कशेरुकी श्रेणी में हम जानते हैं। पहला आता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग का जो उदाहरण है शार्क, स्कोलियोडॉन, कॉड टॉर्पीडो, हिप्पोकैम्पस, गंबूसिया, स्टोनफिश, ये सभी मत्स्य वर्ग के उदाहरण हैं। जलीय जंतु होते हैं, श्वसन गलफेड़ों के माध्यम से लेते हैं, असमतापी होते हैं, या रखना है। दूसरे हैं सरीसृप वर्ग के। सरीसृप वर्ग में जैसे अजगर, डायनासोर, डेक्रो, मगरमच्छ, ड्रैगन, किंग कोबरा, कोमेडो, कछुआ, ये सब आपके जो हैं पृथ्वी पर पहले स्थलीय जंतु हैं सरीसृप। इनकी प्रमुख विशेषता रेंगे कर चलते हैं, श्वसन त्वचा और फेफड़ों दोनों के माध्यम से ले सकते हैं। इनमें हृदय कक्षों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। इसके बाद आते हैं उभयचर, जिनमें मेढक, हाइला, सैलामेंडर प्रमुख होते हैं और यह स्थलीय और जलीय दोनों ही जंतु होते हैं। कुछ उभयचरों में श्वसन त्वचा से ली जा सकती है, कुछ में गलफेड़ गिल्स के द्वारा ली जा सकती है। ये असमतापी होते हैं। हृदय कक्षों की संख्या इनमें भी 3 होती है। इसके बाद आते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग की बात किया तो इससे कबूतर, कौआ, चिड़िया, शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू, पेंगुइन, ये सभी आपके पक्षी वर्ग में आते हैं। श्वसन फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। इनमें 4 कक्षी हृदय होते हैं, समतापी होते हैं। अग्रपाद, सामने वाले पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। एक आते हैं स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग में जैसे मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, डॉल्फिन, हाथी, एकिडना, विलू व्हेल और आपके मोनोट्रिम, ये सभी आपके स्तन वर्गीय वर्ग में आते हैं। सर्वाधिक विकसित वर्ग है, श्वसन फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। स्तनधारियों में 4 कक्षी हृदय होते हैं, समतापी होते हैं, याद रखना है। तो ये जितना भी जंतु का वर्गीकरण है, इसका हमने वर्गीकरण जो अभी हाल ही में किया हुआ है। अभी और भी है, जैसे अभी हम जिनमें रीढ़ की उपस्थिति नहीं होती है उसकी बात करें, जिन्हें हम अकशेरुकी कहते हैं। अभी कशेरुकी के बाद अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो उदाहरण है सबसे बढ़िया, मलेरिया का वाहक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। शरीर केवल एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में साइकन, मायोनिया, स्पंज, यूस्पिंजिया, स्पोंजिला, हाइलोनेमा, ये सभी आपके पोरीफेरा के उदाहरण हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। शरीर में छिद्र होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु कोशिकीय नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करते। इनकी जो आकृति है वो अनियमित अंडाकार बेलनाकार होती है। इसके बाद आते हैं सिलिट्रेंट्रा। सिलिट्रेटा जो होते हैं वो हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा
ओबेलिया और पोपिता आते हैं। इनका अन्य नाम नाइडेरिया भी है। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रा एक अपवाद है। इनमें उत्तकों की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद आते हैं प्लेटी हेल्जीमेंथीज, फीताकृमि, टीनिया सोलियम, यकृत कृमि, लीवर फ्लूक और टैपवार्म इसके उदाहरण हैं। ये यह एक उभयलिंगी होते हैं, जिनमें कुछ अंग पाए जाते हैं किंतु पूर्ण विकसित नहीं होते। इनका शरीर जो है पृष्ठ आधार तल से चपटा होता है। इसके बाद आते हैं एक्सेलेमिंथिस, है ना, निमेटोडा भी जिन्हें कहते हैं, गोला कृमि और पिन कृमि इसके उदाहरण हैं। एक लिंगी लंबे होते हैं, बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल स्पष्ट होती है। मुख और गुदा दोनों इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आता है एनालिडा। एनालिडा में केचुआ, जोंक और नेरिस प्रमुख उदाहरण है। यह स्थल, समुद्री जल और ताजे जल में रहते हैं। एनिलिडा का अर्थ होता है खंड युक्त शरीर वाले जीव। यह एक लिंगी, उभयलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण जो है मक्खी, तितली, टिड्डा, केकड़ा, सिल्वर फिश, बकड़ी, बिच्छू और एनिकडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है। आर्थो का अर्थ होता है संधि और पोडा का अर्थ होता है पैर, याद रखना है। मोलास्का। मोलास्का का ऑक्टोपस, घोंगा, कैटल फिश, सीपी, शंखी कीड़ा इसके मोलास्के के उदाहरण होते हैं। यह वर्ग जो है ताजे और खारे पानी दोनों में रह सकता है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त हो जाता है, सिर, अनंतराग और पाल। इनका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद अंतिम आता है इकाइनोमेरिटा, सितारा मछली, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार इसके उदाहरण है। यह संघ जो है जंतु समुद्री होते हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन में भोजन ग्रहण करने वाले नालपाद होते हैं, जो संवेदी अंगों का कार्य जो है करते हैं। तो हमने यहाँ पर कशेरुकु, अकशेरुकु सारी जंतु जगत की बात की है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है बायोलॉजी में किसको क्या कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी में किसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए यह पूछा जा सकता है और आ भी सकता है। बायोलॉजी में सबसे पहले कोशिका का पावर हाउस। अब कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य में कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का जो परमाणु बम है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं। करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन से ग्रंथि एंड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एड्रिनल हार्मोन्स को कहते हैं। शरीर की आर्मी श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसे शरीर की आर्मी कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड और हृदय का पेस सेटर एवी नोड के नाम से जाना जाता है। पौधों की रसोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। वायु प्रदूषक से सूचक लाइकेन को कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलिना को कहते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। तो ये आपके बायोलॉजी से संबंधित कुछ किसको क्या कहते हैं इसके बारे में है। अब छोटी छोटी कार्यात्मक इकाइयों की बात किया है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल्स होती है। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका होती है। फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कूपिकाएं वायु कोष्ठ होती हैं। वृक्क की सबसे छोटी इकाई वक्राणु होती है। यकृत की सबसे छोटी इकाई लोब्यूल होती है। तो इस तरीके से सबसे छोटी छोटी जो इकाई होती है कार्यात्मक जो फंक्शन कार्य करती है उसके बारे में भी है। अब जीव विज्ञान में सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात की जाए, सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल है। सबसे बड़ा स्थली स्तनी कौन सा है, तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो आप कहेंगे शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी की बात किया तो हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है, तो गोरिल्ला है। सबसे छोटा कपी गिब्बन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म सेल होती है, रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी शाहीन बाज होता है। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर की है।
सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ा अंग शरीर के अंदर यकृत लीवर होता है शरीर के अंदर। सबसे बड़ा अंग कुल मिलाकर त्वचा होती है, स्किन। स्किन पूरे शरीर पर ही होती है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय। जो दिल है वो सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, आप सो भी जाते हो तब भी वो कार्य करता रहता है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्पेडियस होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की जो हड्डी होती है वो जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात किया तो कान की स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तरीके से आप जो है याद कर पाओगे। अब हम बात करेंगे मानव शरीर में संक्षिप्त वर्णन। मानव शरीर में क्या कौन सी चीजें हैं, इस तरीके से बात की जाए। जैसे कंकाल, कंकाल तंत्र को देखें, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो 206 हड्डियां ही बचती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात किया तो जबड़ा होता है, जिसे मैंडिबल कहा जाता है, मुंह के अंदर। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? तो क्लेविल, शोल्डर जो है होती है, उससे सबसे सुंदर हड्डी कहा जाता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। जो बॉन्ड टू बॉन्ड जोड़े जाते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थि एवं मांस के जोड़ को टेंडन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए कुछ फैक्ट की। जैसे कान, कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो कान में आप कहेंगे मेलियस, इनकस, स्टेप्स, 6 हड्डियों की संख्या होती है। चेहरे में 14 हड्डियों की संख्या होती है। रीढ़ की हड्डी में वयस्क में 26 होती है और रीढ़ की हड्डी बच्चों में 33 होती है। मनुष्य के कपाल की हड्डियां 8 होती हैं। फीमर की हड्डी 2 और वक्ष जो होते हैं 24 होते हैं। राइट्स याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपकी जैसे हड्डी से संबंधित भी फैक्ट हैं कि उसी हड्डी संबंधी फैक्ट देखें। ऑसीन, हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन को ऑसीन कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र रोग को कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द को कहते हैं। ऑस्टियोपेनिया, इस रोग से हड्डी कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट, खराब हड्डियों को गलाने और तोड़ने उसके पुनर्निर्माण में सहायक होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी के निर्माण वाली कोशिका होती है। जितनी भी ऑस्टियो संबंधित है आप कहेंगे हड्डी से संबंधित है। अब हम कहेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। जो हृदय है अपना क्या है? दिल है अपना। किसी न किसी को दे बैठे होगे आप, है ना, आपके पास तो होगा नहीं, आपके पास किसी और का दिल होगा। खैर, हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण की। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो शिरा के माध्यम से, और शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो धमनी के माध्यम से होता है, क्या रखना है ना। हृदय में कक्षों की संख्या मछली में 2 होती है, सरीसृप में 3 होती है। अपवास रूप मगरमच्छ में 4 होती है। उभयचर में 3 होते हैं। पक्षी में 4, स्तनधारी में 4 होती है। कॉकरोच में 13 होते हैं। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र स्तनधारी और केचुआ में होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा, कॉकरोच और मोलास्क में होता है, ऑक्टोपस में। रक्त दाब को स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। हृदय धड़कन के समय जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे लबडब कहते हैं। क्या कहते हैं? लबडब के नाम से जाना जाता है। एसए नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है और एवी को नोड को हृदय का पेस सेटर कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है, याद रखना है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मरकरी। और एक रक्त परिसंचरण तंत्र की बात किया तो मछली वर्ग में शरीर, हृदय, गिल्स और शरीर आता है। दोहरा रक्त परिसंचरण में स्तनधारी और सरीसृप आते हैं। हृदय के बॉल में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मर्र मर्र कहते हैं, क्या रखना है। तो ये कुछ आपके हृदय से संबंधित कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपके बन सकते हैं। अब हम तंत्र की बात की जाए तो मस्तिष्क का जो वजन होता है 1400 किलोग्राम होता है। कितना? मस्तिष्क का वजन 1400 किलोग्राम होता है, जो आप देख सकते हो। सेरिब्रम, मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, इसे सेरिब्रम कहा जाता है ना। दूसरी बात ये आप देखने को मिलेगा यहाँ पर, यह चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणना, तार्किकता, बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति आदि का जो है केंद्र होता है, या रखना है कौन सा? सेरिब्रम। इसके बाद थैलेमस, थैलेमस की बात की जाए, थैलेमस आपको यहां देखने को मिलेगा, यह ठंडा गर्म, शारीरिक चोट, स्पर्श आदि का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर होता है हाइपोथैलेमस। भूख प्यास लगना, प्रेम घृणा का होना, ताप नियंत्रण का होना, यह सब आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम की बात किया तो आपके यहां पर पाया जाएगा, यह संतुलन बनाने में सहायक होता है। यह रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, डांसिंग आदि के समय शरीर का संतुलन बनाता है।
अल्कोहल के सेवन के बाद सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है। जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं उसके दौरान ही जो सेरिबेलम है वो डीएक्टिवेट होता है, निष्क्रिय हो जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा यह रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, श्वसन, हृदय धड़कन, छींक, उल्टी, हिचकी आदि को नियंत्रित करता है। पॉन्स पॉन्स जो होता है वो मस्तिष्क के निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही मेंडुला ओब्लांगाटा में श्वसन को प्रक्रिया में मदद करता है। न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका जो आपके नर्वस सेल्स होती है, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। तो ये तरीके से आप मानव के मस्तिष्क की हमने अभी बात की है। मानव श्वसन, मानव श्वसन में जो आपका कूपिकाएं या वायु प्रकोष्ठ होता है इसके बारे में। फेफड़े जो है सबसे छोटी इकाई होती है। एटीपी, इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एटीपी को, एटीपी क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। अधिक जिम या हार्डवर्क करने में शरीर की जो मसल्स में दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यह ऑक्सिंसी श्वसन का उदाहरण है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है एक तरीके से, और कैप्स चक्र का संबंध कोशिका श्वसन से होता है। हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पॉइंट बन सकता है, याद रखना है। प्रमुख जीवों के श्वसन अंगों के बारे में। जीव हैं, श्वसन अंग हैं, जैसे मछलियों में गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। मेंढक में त्वचा और फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। केचुआ और जो लीक होते हैं वो भी त्वचा से आपके श्वसन करते हैं। कॉकरोच, कीट, आर्थ्रोपोडा ट्रेकिया से श्वसन करते हैं। बिच्छू की बात क्या है? बुकलंग से श्वसन करते हैं। स्तनी पक्षी, व्हेल मछली और डॉल्फिन फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। श्वसनी वर्णक की बात क्या है? हीमोग्लोबिन मानव में और लाल रक्त में होता है। हीमोसाइनिन ऑक्टोपस में नीला रंग में होता है। और हीमोलफिल कॉकरोच में ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। तो इस तरीके से हमने जो है तंत्रिका तंत्र एवं यहाँ पर जो है आपके मानव में और या फिर और भी चीजों में श्वसन तंत्र के बारे में बात की है। अब आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की प्रक्रिया का चरण कैसा होता है तो देख लेते हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, जिसे हम वॉशरूम में मल परित्याग कर देते हैं। तो यह पहले हम ग्रहण करते हैं, फिर वह पचता है, डाइजेस्ट होता है, अवशोषण होता है, उसका टूटना फूटना होता है, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन, फिर इसके बाद मल का हम परित्याग कर देते हैं। अब पहले दूध के दांत जो अस्थायी रहते थे इनकी संख्या 20 होती है। दूसरे दांत स्थायी होते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। जीभ में लगभग 2 से 9,000 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। 2 से 9,000 तक। जीभ में 5 प्रकार के स्वाद होते हैं। मीठा अग्रभाग पर, नमकीन, खट्टा, कड़वा पश्च भाग पर, उमामी टमाटर जैसा होता है। तो ये 5 तरीके से जीभ में स्वाद पाए जाते हैं। हालांकि स्वाद की कलिकाएं 2 से 9,000 तक पाई जाती है। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर जो है लार निकलती रहती है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका श्रावण अमाशय की पैराइटल कोशिका से होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन को मुख्य गुहा में बोलस, अमाशय में काइम, छोटी आंत में काइल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है जिसमें मुख्य गुहा, ग्रासनली, अमाशय, आंत की लंबाई शामिल की जाती है। पाचन से संबंधित कुछ आपके एंजाइम्स हैं। अब उन एंजाइम्स की बात की जाए। लार, लार में कौन कौन सा होता है? लार में टाइलिन होता है जो कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, भोजन को क्षारी बनाता है। दूसरा लाइसोसोम होता है जो आंसू और पसीना के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। फिर आता है जठर रस जो कि पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़कर पेंटोस में बदल देता है। रेनिन, कैसीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन को तोड़कर पैराकैसिटीन में बदल देता है। और फिर आता है आपका यहाँ पर अग्नाशय रस। अग्नाशय रस 3 तरीके का होता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन के द्वारा पेंटोस को बदल देता है और पेलिपिड्स के में बदल देता है। एमाइलेज की बात किया, टाइलिन के द्वारा बनाए गए माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज की बात किया तो वसा को अम्लीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये आपके कुछ आपके ऐसे पाचन से संबंधित एंजाइम है जो आपके भोजन जो करते हो उसमें जो है अलग अलग तरीकों से बदलने का कार्य करता है। मानव नेत्र की कुछ संरचना के बारे में बात करें। जो आंख होती है वो आंख की बात की जाए तो मानव नेत्र का जो गोलक व्यास है 2.5 सेंटीमीटर है और नेत्र का व्यास भार जो है 0.7 ग्राम होता है। मानव नेत्र का जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल का होता है। आंख दान देते समय कॉर्निया भाग डोनेट किया जाता है और कुछ डोनेट नहीं होता है। जो कॉर्निया होता है वही डोनेट किया जाता है। आइरिस अपारदर्शी रंगीन झिल्ली जिसका कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेत्र जो है लेंस द्वि उत्तल लेंस होता है। रेटिना के द्वारा बनाए गए चित्र वास्तविक और उल्टे होते हैं। रॉड कोशिका रात में देखने में मदद करती है, संख्या 120 मिलियन होती है। शंकु कोशिका दिन में देखने में मदद करती है जिनकी संख्या 9 मिलियन होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप सामान्य है या असामान्य है।
अब बात की जाएगी अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र की बात किया 3 तरीके की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब ये मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। अब देख लेते हैं मेल फीमेल में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि आती है, थायराइड ग्रंथि आती है और पैराथायराइड ग्रंथि आती है। वहीं बाह्यस्रावी ग्रंथियों में श्वेत ग्रंथि, यकृत लीवर ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और तेल ग्रंथि आती है। मिश्रित ग्रंथि के अंतर अग्नाशय ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल में देखने को मिलेगी। अब आता है कुछ फैक्ट, जैसे पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को हार्मोन से निकालने में मदद करती है, इसे मास्टर ग्रंथि की कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि लीवर है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड जो ग्रंथि होती है यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। महिला सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन और पुरुष सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन कहा जाता है। जब महिला अपने सेक्स की चरम अवस्था पर पहुंच जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, और जब पुरुष जो है सेक्स चरम पर पहुंच जाता है तो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। पीनियल ग्रंथि को जैवे की घड़ी और शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। अधिवृक्क एंड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को बीटा कोशिकाएं की लैंगरहैंस दी से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण जो है होता है। तो इस तरीके से आप देख सकोगे मानव शरीर और कहेंगे पुरुष शरीर के कुछ कुछ छोटे छोटे अंतर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि है, किंतु अधिकतर परीक्षाओं में पीयूष ग्रंथि विकल्प के रूप में रहती है, तो स्वाभाविक का उपयोग पर उत्तर करना है। मतलब कि इसीलिए लिखा है कि पीनियल ग्रंथि वैसे उसे ऑफिशियल कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन पेपर में पीयूष ग्रंथि के नाम से आता है। हार्मोन्स के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे खुश होने वाला हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स कैसे कहते हैं, डोपामिन को कहते हैं, और दूसरा सेरोटोनिन को। तनाव हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स को कॉर्टिसोल कहते हैं। जीवक रक्षक हार्मोन्स को कार्टिसोल एवं एड्रेनालिन कहते हैं। प्रेम हार्मोन्स, लव हार्मोन्स को ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। नींद हार्मोन्स मेलाटोनिन, ऊर्जा हार्मोन्स को एड्रेनालिन, दर्द निवारक हार्मोन्स को एंड्रोफिनिन, भूख हार्मोन्स को ग्रेलिन, वृद्धि हार्मोन्स को सोमेटोट्रोपिन, हड्डी वृद्धि हार्मोन्स को कैसे क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन, रक्त शर्करा नियंत्रक को ब्लड शुगर रेगुलेटर जो होता है इंसुलिन, जल संतुलन हार्मोन्स को एंडियारेटिक हार्मोन्स जैसे एडीएच कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन हार्मोन्स और पुरुष सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजन हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपके वर्गीकरण है, किसके उपनाम है, हार्मोन्स के। अलग नामों से अलग अलग चीजों के जाने जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि खुश हार्मोन्स कौन सा है, तो आप कहेंगे हर डोपामिन है, भाई डोपामिन रिलीज होने लगा। अभी कोई पूछा जाए कि फीमेल में सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, पुरुष में कौन सा होता है, एंड्रोजन भी होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो ये दोनों आपके हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर जाए उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो अमोनिया, यूरिकम, यूरिया और गुआनिन। एक एक करके बात करिए। तो अमोनिया उत्सर्गी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मछली और जलीय जंतु। यूरोत्सर्गी ऐसे जीव जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य, स्तनधारी। यूरकोत्सर्गी ऐसे जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, पक्षी वर्ग, कीट वर्ग। ग्वानिन उत्सर्गी जैसे जीव जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, बिच्छू, केकड़ा और मकड़ी। तो उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर अमोनिया, यूरिक, यूरिया और ग्वानिन। आप सभी को पता होगा मनुष्य क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब उत्सर्जी अंगों की बात कर लेते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, तो फेफड़े, यकृत, त्वचा और किडनी। लंग्स, लीवर, स्किन और किडनी की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे फेफड़े की। इसकी बात करेंगे, सबसे पहले फेफड़ों की बात करेंगे, लंग्स की। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। लहसुन, प्याज, मूली के बाष्पशील घटक भी फेफड़ा के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। दूसरा है यकृत, लीवर। यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यकृत जो है पित्त रस का उत्सर्जन करता है। तीसरा है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, पूरे शरीर में फैली होती है। त्वचा से श्वेत ग्रंथियां द्वारा पसीने और अन्य लवणों का उत्सर्जन करती हैं। फिर आता है गुर्दे, जिसे किडनी कहते हैं। किडनी जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करने का प्रमुख अंग है। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ये किडनी का आप जो है चित्र देख पाओगे, ये पूरा किडनी ही बनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग, जैसे केचुआ एनालिडा में नेफ्रीडिया, पक्षी में किडनी, स्तनधारी में किडनी, मोलास्क में कैबर्स कोशिका, प्लेटी हेलमिनस्थीस में ज्वाला कोशिकाएं, एसके हेलमिनथीस में रैनेट कोशिकाएं, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब
और केकड़े में कोकजल ग्रंथि जो है पाई जाती है। ये सभी उत्सर्जी तंत्र है। उपाची क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपाचय कहा जाता है। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक उपचय, दूसरी अपचय। उपचय की बात किया, साधारण अणु को जटिल में बदलने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण। अपचय किसे कहते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को अपचय कहते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनाना। तो ये सभी आपके उत्सर्जित तंत्र से जो उत्सर्जन तंत्र के लिए जाने जाते हैं। अब आता है इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा है, रक्त संगठन और जंतु उत्तक के बारे में। सबसे पहले बात किया प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का और रक्त का 55 से 60% जो है भाग होता है। रक्त में भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण ही होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, फाइब्रोजिन, थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यदि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक फाइब्रोथोजन और थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो यह भाग जो है सीरम कहलाता है, याद रखना है। रक्त का संगठन की बात किया, प्लाज्मा में जल 90%, प्रोटीन 7%, अन्य 3% होता है। रक्त कणिकाओं में लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स पाई जाती है। रक्त कणिकाओं की बात किया, ब्लड की बात किया है तो लाल रक्त जो आपकी आरबीसी होती है, वो अन्य नाम इसका एरोथोसाइड भी है। निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा, संख्या 5 से 6 मिलियन, जीवन काल 20 से 120 दिन, मृत्यु प्लीहा के कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। कार्य O2 और CO2 का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात किया तो ल्यूकोसाइट अन्य नाम है। अस्थि मज्जा के द्वारा निर्माण 4 से 10,000 तक हो सकती है। 5 से 7 दिन जीवन काल होता है। प्लीहा के प्रकारों के अनुसार अलग अलग जगह है, शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। प्लेटलेट्स की बात किया, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ये 1.5 से 4.5 लाख इनकी संख्या होती है, 3 से 5 दिन रहती है। रक्त का थक्का जमाने में है सहायक होती है। ब्लड ग्रुप, अब हम ब्लड ग्रुप की बात किया तो वर्ष 1900 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और 1930 में नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। और ब्लड ग्रुप को 4 प्रकारों में बांटा है। रक्त समूह कौन कौन सा होता है, सबसे पहले समझो। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। ए जो होता है, ए में ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी होता है। किसे रक्त दे सकते हैं, ए और ए बी को दे सकते हैं। किससे रक्त ले सकते हैं, ए और ओ से ले सकते हैं। हालांकि ओ से तो सभी लोग रक्त ले सकते हैं, ओ सर्वदाता होता है, लेकिन ओ से सिर्फ ओ वाला ही लेगा, याद रखना है। बी में बी एंटीजन होता है, ई एंटीबॉडी होती है। किसे दे सकते हैं, बी और ए बी को दे सकते हैं, ए को अकेला नहीं दे सकते हैं। किससे ले सकते हैं, बी और ओ से ले सकते हैं। ए बी सर्वग्राही, ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। किसे दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। किससे ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, ये सभी से ले सकते हैं। ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी ए बी और ओ ये सभी को दे सकते हैं, लेकिन ले सिर्फ ओ से सकते हैं। ये बड़ा टिपिकल मामला है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत मुश्किल में उसका ब्लड ग्रुप जो है मिल पाता है। सबसे अच्छा होता है ए बी सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, यह रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है यहां पर, अच्छा आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की बात करें तो रीसस बंदर पर वर्ष 1940 में लैंड स्टीनर और बीनर ने शोध किया था, जिसके बाद पाया कि कुछ ब्लड ग्रुप में आरएच उपस्थित था तो कुछ में नहीं था। इस आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव में विभाजित जो है किया गया। आप सभी को पता होगा ब्लड ग्रुप भी होता है नेगेटिव, कहते हैं ना ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ प्लस है, ओ माइनस, तो इस तरीके से भी बात किया गया था। अब आता है एनिमल्स टिश्यूज, जंतु ऊतक के बारे में हम बात की जाए। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य समान ऊतक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलाकर एक अंग का निर्माण करते हैं। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। अगर हम उपकला ऊतक की बात की जाए, उपकला ऊतक जो होता है जंतु बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र जगहों पर पाए जाते हैं। यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में जैसे त्वचा की बाहरी सतह, फेफड़े, वक्रत, यकृत, जनन ग्रंथियों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक की बात किया तो ऐसे ऊतक जो शरीर के सभी अन्य ऊतकों अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे रक्त, टेंडन, लिगामेंट। तंत्रिका ऊतक जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं, ऊतका तंत्र कहलाते हैं। ये संवेदनशील ऊतक भी कहा जाता है। और पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक कहते हैं। इसके बाद हमारे पेशी ऊतक 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक ऊतक, यह शरीर के उन भागों में पाए जाते हैं जहां इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इसके आंखों की पलकें और जीभ। अनैच्छिक ऊतक शरीर के उन भागों में पाए जाते हैं जो अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे आहार की नली, रक्तवाहिनी। हृदय ऊतक, यह ऊतक केवल हृदय की दीवारों में ही
पाया जाता है। तो इस तरीके से भी आपके टिश्यूज होते हैं, अलग अलग टिश्यूज को अलग अलग कार्यों के लिए भी जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जंतु पोषण। विटामिन और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। पीवाई की उठा के देखो, सबसे ज्यादा विटामिन और प्रोटीन से ही संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम जंतु पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। जंतु पोषक तत्वों में कार्बनिक के बारे में, किसमें कार्बोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन। अकार्बनिक में बात किया तो लोहा, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम एवं सोडियम आता है। तो ये सभी आपके कार्बनिक और अकार्बनिक में जो है वर्गीकरण किए गए हैं। अब हम कार्बनिक पदार्थों को सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, एक एक करके कार्बनिक पदार्थों को, जिसका सूत्र CHO 1:2:1, C6H12O6 में बांटा जाता है। कार जो है शरीर को त्वरित ऊर्जा, इंस्टेंटली एनर्जी प्रदान करता है, शरीर का ईंधन के रूप में कार्य करता है। स्रोत आलू सर्वाधिक है, अनाज और ग्यावल गेहूं। यह 3 प्रकार में उपस्थित होता है शरीर में। मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को सरलतम रूप में, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड्स के 2 यूनिट होते हैं, सुक्रोज फ्रैक्टोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड के बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, गोंद आदि शामिल होता है। कुछ फैक्ट है, जैसे सर्वाधिक मीठी शर्करा को फ्रैक्टोज कहते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है, सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है जो कि सूखे मेवे में पाए जाते हैं, लैक्टोज को शुगर मिल भी कहा जाता है और कैप्सूल के कवर स्टार्च के बने होते हैं। अब प्रोटीन की अगर हम बात की जाए तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है सामान्यतः, शरीर में 10 शरीर के द्वारा और 10 शेष जो है भोजन से प्राप्त होते हैं। शोध के द्वारा 2 नए प्रकारों के अमीनो खोजे गए हैं, अब इनकी संख्या जो है 22 हो चुकी है। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की नई कोशिकाओं का निर्माण, शरीर की संरचना का निर्माण में सहायक होता है, जैसे सोयाबीन में पाया जाता है, दलहन में, मछली में, मूंगफली में और अंडा में प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो मरामरस सामान्यतः बच्चों में 1.5 वर्ष पहले से होता है। यह प्रोटीन और वसा कैलोरी दोनों की कमी के कारण देखने को मिलता है। क्वासी और कर सामान्यतः बच्चों में 1.5 वर्ष के बाद होता है। प्रोटीन के कुछ प्रकार भी होते हैं, जिसमें साधारण प्रोटीन, जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं उन्हें सामान्य प्रोटीन कहते हैं, फाइब्रिन, ग्लोबिन, सिन। संयुक्त प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल और खनिज दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन, हिम खनिज और ग्लोबिन अमीनो अम्ल से बनते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन ऐसे प्रोटीन साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। फाइब्रिन से विघटन से फाइब्रोजिन बनता है, थ्रोम्बिन के विघटन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है। इसके बाद अगर बात की जाए विभिन्न प्रकार के परीक्षा उपयोगी जो आपके प्रोटीन है, जैसे दूध सफेद रंग कैसीन के कारण होता है, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, गेहूं में गिलोटिन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन पाया जाता है, नाखून एवं बालों में अल्फा कैरेटिन पाया जाता है, मकड़ी के जाल में बीटा कैरेटिन पाया जाता है और अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, स्रोत है और किस तरीके से प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। वसा, फैट, वसा जो है शरीर को संचित ऊर्जा, स्टोरेज एनर्जी होती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधक प्रदान करती रहती है। बीमार होने पर शरीर का जो सबसे पहले वसा का उपयोग करता है। वसा के जो प्रकार है वो संतृप्त वसा, जिसमें घी, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल। एक होता है असंतृप्त वसा, जिसमें मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल आदि शामिल जो है किया जाता है। तो इस तरीके से हम पेट्रोल, प्रोटीन और विटामिन की बात कर रहे हैं। अब आता है विटामिन। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। विटामिन भी 2 होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं जो KE, D, A होते हैं, है ना। तो अलग अलग विटामिन को अलग अलग जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम बनता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी याद रखना है, जल में घुलनशील है। एक तरफ विटामिन है, रासायनिक नाम है, कमी से रोग है, स्रोत क्या है, खोजकर्ता किसने की। विटामिन ए, रेटिनॉल रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गोल्डन राइस, गाजर, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर इसको खाते हो तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। मैकुलम के द्वारा खोज की गई थी। विटामिन B1, थायमिन रासायनिक नाम है। बेरी बेरी इससे रोग होता है। चावल और सभी अनाजों में पाया जाता है विटामिन B1 और इसकी खोज भी मैकुलम के द्वारा की गई थी। विटामिन सी, एस्कर्बिक अम्ल होता है रासायनिक नाम। स्कर्वी रोग होता है इससे। आंवला यह स्रोत है। होलकट जेम्स लिंड ने इसकी खोज की थी। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स इससे रोग होता है। सूर्य की किरण, दूध, अंडा इसके स्रोत हैं।
हॉम्पकिंस इसका खोज के द्वारा की गई है। विटामिन ई टेकोफेरल रासायनिक नाम है। बांझपन और एनीमिया इससे रोग होता है। बादाम अंकुरित अनाज इसमें खाने चाहिए। हर्बर्ट इवांस के द्वारा खोज की गई है। विटामिन के फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है। रक्त स्कंदन इससे रोग होता है। पपीता, खजूर, कीवी इसमें खाना चाहिए। हेनरिक के द्वारा खोज की गई है। तो ये कौन से विटामिन किस रोग की कमी के लिए जाने जाते हैं? इसका अगर खाते हो तो इस चीज से रोग नहीं होगा। इसकी खोज किसने की है? बात की है। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात किया। विटामिन बी तो एक नाम हो जाता है, हालांकि विटामिन बी भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन बी 12, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन कहते हैं। मुंह में छाले इससे हो जाते हैं। दूध और पनीर इसका स्रोत है। विटामिन बी 3 नियासिन रासायनिक नाम है। पेलेग्रा रोग होता है। हरी सब्जियां और गन्ना इसमें खाना चाहिए। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल रासायनिक नाम है। बालों का सफेद होना विटामिन बी 5 की कमी से ही होता है। आंवला और मूंगफली इसमें खाना चाहिए। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है। एनीमिया, रात के सपने याद नहीं रहते हैं, विटामिन बी 6 से। दूध, हरी सब्जियां खाना चाहिए। विटामिन बी 7 बायोटीन रासायनिक नाम है। लकवा, बालों का झड़ना इसमें विटामिन बी 7 से होता है और आंवला इसका स्रोत अच्छा है। विटामिन बी 8 इनोसिटॉल इसमें रासायनिक नाम है। आंत में संक्रमण से संबंधित है। दूध और हरी सब्जियां खाना चाहिए। विटामिन बी 9 फॉलिक अम्ल से रासायनिक नाम है। आंत में संक्रमण इससे भी होता है। ई कोलाई का द्वारा निर्माण किया जाता है। विटामिन बी 12 साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। बिना वजह सर में दर्द होना, मछली, मांस, वर्षा की बूंदें इसका बहुत अच्छा स्रोत है। तो विटामिन बी अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए जाने जाते हैं। विटामिन बी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात की जाए आवश्यक कैलोरी। कार्य क्षमता के आधार पर कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 4 घंटा प्रतिदिन अगर कार्य कर रहे हो, कम से कम पुरुषों में 2000 कैलोरी और महिलाओं में 2100 कैलोरी की आवश्यकता। 8 घंटे अगर काम कर रहे हो तो 3000 कैलोरी पुरुषों को, 2500 कैलोरी महिला को। अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हो, 3600 कैलोरी पुरुषों को और 3000 कैलोरी महिलाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, याद रखना है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि कैलोरी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे मानव रोग। मानव रोग में मनुष्य में जो रोग होते हैं इसके बारे में। मनुष्य में 2 तरीके के रोग होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवकों के द्वारा ये रोग फैलते हैं। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग, जो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जिस व्यक्ति को है उसी व्यक्ति में रहेंगे, जिसमें खनिज, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स आदि की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं और दूसरे होते हैं संक्रामक रोग। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। अब एक आता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया। मलेरिया जो है किसको प्रभावित करता है? मलेरिया प्लीहा अंग को प्रभावित करता है और मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा वाहक होता है। प्लाइजोडियम की 4 प्रजाति होती हैं, प्लाइजोडियम बाइबैक्स, प्लाइजोडियम ओवेल, मलेरी और फेरेंसी पैरम। ये सभी क्या है? मलेरिया प्लाइजोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। फिर आता है पायरिया। पायरिया मुंह एवं मसूड़े में होता है। इसका प्रोटोजोआ का नाम है एंटी अमीबा जिंजवैलिस। यह रोग दांत और मसूड़ों में से खून निकलने से संबंधित है। डायरिया अतिसार, जो दस्त लगते हैं उसे कहते हैं डायरिया अतिसार, आंत से संबंधित होता है। इसका जियार्डिया इंटोस्टानिलिया इसको कहते हैं और शरीर में डिहाइड्रेशन के कारण यह हो जाता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया लिम्फी ग्रंथि पांव जो होता है वो हाथी पांव टाइप का हो जाता है, ध्यान रखना है। लसिका गांठ में सूजन आ जाती है। पैचेस, बड़ी आंत में पैचेस होता है और पैचेस रोग जीवाणु और परजीवी दोनों में हो सकता है। प्रोटोजोआ के बाहर घरेलू मक्खियों में होती है। इसके बाद आता है निद्रा रोग। निद्रा रोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से संबंधित है, याद रखना है। प्रोटोजोआ के बाहर सीसी मक्खी के द्वारा इसमें होता है। कालाजार, यकृत प्लीहा लीवर के संबंधित है। यह जो है प्रोटोजोआ बालू मक्खी से होती है। इस रोग में यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है। दमदम बुखार भी इसे कहा जाता है। तो ये जो आपके प्रोटोजोआ से होने वाले संबंधित रोग है। अब आता है कवक, फंजाई से होने वाले रोग। दमा फेफड़े को प्रभावित करता है। इसी तरह गंजापन त्वचा एवं सिर को प्रभावित करता है। एथलीट फुट पैर त्वचा को प्रभावित करता है। खाज त्वचा को प्रभावित करती है। दाद भी त्वचा को प्रभावित करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को नेट से पढ़ लेना, जो कि थोड़ा हो सके तो इंपॉर्टेंट है। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले अगर रोगों की बात की जाए, हैजा रोग। हैजा रोग आंत को प्रभावित करता है। यह रोग दूषित पानी और भोजन में फैलता है। तपेदिक टीबी रोग, जो आपका टीबी रोग होता है वो क्षय रोग संबंधित फेफड़े को प्रभावित करता है। माइक्रोबैलिटियम ट्यूबरक्लोसिस इसका जीवाणु नाम है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, याद रखना है।
निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, छोटे बच्चों में ज्यादा जो प्रभावित होता है। ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करता है। प्लेग लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है, इसे काली मृत्यु भी कहा जाता है। डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कुकर खांसी या काली खांसी फेफड़े को प्रभावित करता है, तेज बुखार के साथ खांसी और छाती में जलन होती है। टेटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, प्रभावित व्यक्ति 24 घंटे के अंदर एटीएस का अगर टीका लगाता है तो ठीक है, वरना उसकी मृत्यु हो सकती है। इसे लक्जा जौ भी कहा जाता है। टाइफाइड अंतरजार आंत को प्रभावित करता है, इसमें मियादी बुखार भी कहा जाता है। और कोढ़ या जैसे कुष्ठ रोग कहते हैं, तंत्र का तंत्र को यह प्रभावित करता है। अब आता है विषाणु वायरस से संबंधित होने वाले रोग। डेंगू, अगर हम डेंगू की बात की जाए, डेंगू प्लेट्स एवं तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है और हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है। चिकनगुनिया संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा, यह पहला रोगी तंजानिया देश में इसका जो है खोजा गया था। अल्फा वायरस के कारण होता है, वाहक मादा एडिस इजिप्ट मच्छर से होता है। जीका संपूर्ण शरीर में पाया जाता है या संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, मादा एडिस इजिप्टी का वाहक होता है। स्वाइन फ्लू प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, H1N1 वायरस होता है। शुअर का खराब मांस खाने से यह स्वाइन फ्लू रोग फैल जाता है। बर्ड फ्लू संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, H5N1 वायरस खराब चिकन मुर्गा खाने से यह रोग फैलता है। पीलिया यकृत लीवर को प्रभावित करता है, लीवर द्वारा स्रावित जो बिलिरुबिन वर्णक के कारण शरीर का पीला पड़ जाता है। हेपेटाइटिस यकृत लीवर को यह भी प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए और ई पानी का संचरित होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी जी सख्त का संचरण से फैलते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स जिसको आपने सुना होगा, त्वचा से संबंधित है। वेरिसोला वायरस के कारण त्वचा पर छोटी छोटी फुस्सियां जो है आपकी निकल आती है। बड़ी माता चेचक स्मॉल पॉक्स त्वचा को प्रभावित ये भी करता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है मंडी पॉक्स। मंकी जो पॉक्स होता है वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यह वाहक बंदर और गिलहरियों से होता है। 2018 में भारत में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी एंसेफेलाइटिस जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिला हुआ है। एन्फ्लाइटिस चमकी बुखार प्रतिरक्षा तंत्र मस्तिष्क को प्रभावित करता है, 2019 में बुखार में देखा गया था। वेस्ट नील प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, विश्व में पहली बार नील नदी युगांडा में देखा गया था। 2019 में भारत के मामल्लपुरम जिला केरल में देखा गया है। लस्सा वायरस, लस्सा वायरस प्रतिरक्षा तंत्र मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नाइजीरिया को 2019 में लस्सा वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। निपाह वायरस फेफड़े और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह वाहक चमगादड़ से होता है। 2018 में केरल इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा है। एबोला वायरस प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, इससे सर्वाधिक प्रभावित देश लीबिया रहा है। एड्स प्रतिरक्षा तंत्र श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रभावित यह करता है, आप सभी को पता होगा। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह एक आरएनए वायरस है। पोलियो की खोज जो है 1952 में जोनास साल्क ने की थी और पोलियो का टीका खोज 1961 में डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। यह रोग कुत्ता बंदर बिल्ली लोमड़ी के काटने से होता है। कोविड-19 फेफड़ों को प्रभावित करता है, कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। सॉर्स तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, एक प्रकार कोरोना वायरस है। जुकाम श्वास नली को प्रभावित करता है, मौसम परिवर्तन के कारण राइनो वायरस से होने वाली सामान्य बीमारी है। हर्पीस रोग त्वचा से संबंधित है, हर्पीस रोग के कारण त्वचा में सूजन आ जाती है। गलसुआ श्वसन तंत्र एवं पैराडिट ग्रंथि से प्रभावित करता है, यह रखना यह रोग पैरामाइक्सो वायरस के कारण जो है होता है। हीतजन्य रोग, अब जो हीतजन्य रोग है इसकी बात की जाए, जैसे डायबिटीज मधुमेह, जो डायबिटीज होता है वो रोग जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाती है। हृदय रोग हार्ट अटैक, हृदय में रक्त संचार में बाधा हार्ट अटैक का लक्षण हो जाता है। कैंसर, कैंसर में कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। एंथ्रोफोबिया, इस रोग में पुष्प और विभिन्न भाग जो है दलपुंज आदि भय से उत्पन्न होते हैं। ल्यूकेमिया, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, सामान्यतः ब्लड कैंसर भी इसे कहा जाता है। सिलिकोसिस, धूल कण में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मानव के फेफड़े में पहुंच जाता है, यह रोग उत्पन्न होता है। बुलिमिया नर्वोसा, यह इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है। अल्जाइमर, इस रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। गठिया रोग, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने से होता है, जिससे किडनी में मूत्र कम और अधिक बनने लगता है। तो ये सभी आपके हीतना रोग से संबंधित है। अब आता है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग में आता है हीमोफीलिया, यह एक आनुवंशिक बीमारी है, खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, शाही बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं और सामान्यतः पुरुषों में प्रकट होता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो लाल हरा नीला रंग भूरा दिखाई देता है।
एक्स लिंक सहलग्न वंशागति रोग है, डेल्टोरिज्म रोग भी इसे कहते हैं, याद रखना है। स्त्रियों की तुलना में कलर ब्लाइंड पुरुषों में अधिक होता है, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है जिसके कारण। सिकल सेल, रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी हीमोग्लोबिन यौगिक की संरचना हसिया आकार की हो जाती है। थैलीसीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने वाले दो प्रोटीन अल्फा और बीटा ग्लोबिन में से किसी एक के निर्माण होने वाले जीन्स की गड़बड़ी वजह से थैलीसीमिया रोग जो है हो जाता है। गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होने वाले रोग जिन्हें हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम जिन्हें मोनोसोमी कहा जाता है, केवल महिलाओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावित महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, क्रोमो संख्या 46-1 45 हो जाती है, याद रखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसे ट्राइसेमी कहते हैं, केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 46+47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। मंगोली जड़ता या ट्राइसोमी 21 रोग भी इसे कहा जाता है। पटाउ सिंड्रोम 13वें क्रोमोसोम में समस्या का कारण पटाउ सिंड्रोम होता है। बबल बेबी गिलिजमान रेनिकर सिंड्रोम या SCID के नाम से जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। रोगग्रस्त बच्चे का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम, यह रोग गुणसूत्र में 18वें जोड़े में क्रोमोसोम की वृद्धि के कारण जो है होता है। इसके बाद आपका आता है जैकब सिंड्रोम। इस रोग में क्रोमोसोम की उपस्थिति 44+1 XY हो जाती है और बाई क्रोमोसोम अतिरिक्त इसमें पाया जाता है। तो ये आपके क्या है, गुणसूत्र से संबंधित आपके कुछ रोग हैं। खनिज तत्वों से होने वाले रोग, मिनीमाता पारा की अधिकता के कारण होता है। पहली बार जापान के मिनीमाता खाड़ी में पारा युक्त मछलियों में मांस खाने से उत्पन्न हुआ था। इटाई कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, लीवर फेफड़ों को कैंसर प्रदान कर देता है। टेटेनी कैल्शियम की कमी का कारण होता है। एनीमिया आयरन की कमी कारण लंबे समय तक सीसा के संपर्क में एनीमिया हो सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। फ्लोरोसिस आपकी बात किया तो फ्लोराइड की अधिकता क्या होता है, यह रोग दांत और हड्डियों में गल जाती है। नॉन नी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। तो ये आपके खनिजों के तत्वों की अधिकता के कारण होने वाले रोग हैं। अब इसके बाद आता है पादपों का वर्गीकरण। अभी हमने रोगों की बात की जो कि इंपोर्टेंट था, पादपों के वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखना है। पादपों का वर्गीकरण, पादपों में भी कई वर्गीकरण होंगे। पादपों में वर्गीकरण में आएगा अपुष्पी पादप जो बीज रहित होते हैं, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आएगा और कवक आएंगे। वहीं पादपों के दूसरा वर्गीकरण में पुष्पी पादप होंगे जो कि बीज युक्त होंगे, जिनमें जिम्नोस्पर्म की बात की जाएगी और एंजियोस्पर्म की बात की जाएगी। एंजियोस्पर्म को भी फिर दो भागों में बांटेंगे, एक बीज पत्रीय, एक द्विबीज पत्रीय। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पादपों का वर्गीकरण हो गया। पौधा समूह की बात किया, थैलोफाइटा। थैलाफाइटा समूह का जो उदाहरण है वो शैवाल एवं कवक होते हैं। सबसे पहले पौधों में विकास जो है इसी समूह में हुआ है और पादपों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा यह समूह है। इसके बाद आता है शैवाल। शैवाल में हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल उदाहरण होता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, सामान्यतः नमी स्थल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं कवक। कवक जो होते हैं वो आपके एस्पिरिजिलम लस चमड़े को नष्ट करने वाला और ट्राइकोडर्मा कपड़ों को नष्ट करने वाला होता है। कवकों में क्लोरोफिल जो है नहीं पाया जाता। यह मृत पादप जीवी और परजीवी और थैल से युक्त पादप जो है होते हैं। इसके बाद लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है और लाइकेन वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक हैं। शैवाल और कवक समूह को लाइकेन कहा जाता है। लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन के बने होते हैं। ब्रायोफाइटा की बात किया तो विश्व में सबसे बड़ा बायोफाइटा और विश्व का सबसे छोटा बायोफाइटा आप कहेंगे जोपिसिस और डाउनसोनिया है। स्थल पर विकसित होने वाले ब्रायोफाइटा उभयचर प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः यह झील और तालाब के किनारे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की बात किया तो विश्व में सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा जो है ब्राउनी और सबसे छोटा टेरिडोफाइटा अजोला है। यह स्थली बीज रहित पादप हैं और उनके संवहन उत्तक अविकसित होते हैं। इन्हें पौधों का रेप्टाइल वर्ग भी कहा जाता है। नग्नबीजी की बात किया तो विश्व का सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म शिकोया होता है और यह सेम्पर वीरेंस रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया है। इसे जीवित जीवाश्म वर्ग भी कहा जाता है। यह वृक्ष झाड़ियां आरोही के रूप में होते हैं। आवृतबीजी विश्व का सबसे लंबा एंजियोस्पर्मिक पौधा यूकेलिप्टस का है और विश्व का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक पौधा वाल्फिया है।
सबसे विकसित पादप समूह है विकसित ऊतक, भ्रूण, एंजियोस्पर्म जो है समूह का लक्षण है। एक बीज पत्री, गेहूं, मक्का, चावल, प्याज, लहसुन, चावल, गन्ना, नारियल सब एक बीज पत्री उदाहरण हैं। इनमें बीजों में एक ही बीज पत्र उपलब्ध होते हैं। दो बीज पत्री में बबूल, गुड़हल, सूरजमुखी, मटर, सरसों और आम है। इन बीज के बीजों में दो बीज पत्र जो है उपलब्ध जो है होते हैं। तो इस तरीके से हम पादपों के वर्गीकरण को भी देख सकते हैं। शैवाल से संबंधित कुछ उपयोगी तथ्य हैं। अंतरिक्ष में शैवाल के नाम से प्रसिद्ध एकोरेला, सबसे बड़े आकार के शैवाल को माइक्रोसिस्टम, कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा, घोंगे की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल क्लाडोफोरा, हाइड्रा के अंदर पाए जाने वाला शैवाल जूक्लोरेला, आइसक्रीम में बनाने वाली उपयोगी शैवाल अगर अगर, समुद्री सलाद के नाम से प्रसिद्ध शैवाल अलवा, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला शैवाल नॉस्टक, भालू के ऊपर पाए जाने वाला शैवाल स्लोथ, सत्य शैवाल के नाम से प्रसिद्ध यूमिटस और आयोडीन के निर्माण में सहायक लेमिनीरिया। ये शैवालों के कुछ आपके तथ्य हैं जो आपको याद करने चाहिए। विभिन्न फसलों के कुछ कुल हैं जैसे लिलियेसी लहसुन प्याज पौधों का नाम है। पौमी नारियल खजूर सुपारी, ग्रेमिनेसी गेहूं मक्का बांस गन्ना चावल और ज्वार, क्रूसीफेरी मूली सलजम सरसों, मालवेसी भिंडी कपास गुड़हल, लेग्यूमिनोसी बबूल गुलमोहर इमली और दलहन, कंपोजिट सूरजमुखी गेंदा कुसुम डहेलिया, रोटेसी नींबू संतरा मौसम्बी बेल, कोकरबिटेसी खरबूज तरबूजा कद्दू टिंडा लौकी, रोजेसी स्ट्रॉबेरी सेब बादाम नाशपाती, शोलेनेसी आलू बैगन टमाटर और मिर्च। ये विभिन्न फसलों के कुछ आपके नाम हैं जो याद कर सकते हो। अब हम यहाँ से पादप हार्मोन्स की बात किया है। पादप हार्मोन्स जिन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित रेगुलेट जो है करते हैं। ऑक्सिन यह हार्मोन्स है, किसने खोजा है, कार्य क्या है और उसके बारे में कुछ तथ्य हैं। ऑक्सिन डार्विन के द्वारा 1880 में खोजा गया था। कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि, कोशिकाओं विभाजन में सहयोग का कार्य करता है, पौधों की गतियों को नियंत्रण करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। इसे IAA हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा है जिबेरेलिन, कुरुशोबा 1926 में खोज की थी। बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होते हैं, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। GA3 हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। साइटोकाइनिन मिलर ने 1955 में खोज की थी, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वधि पार्श्व कालिकाओं में वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों के वृद्धि को रोकने में सहायक है, अंकुरण के समय में उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति का कार्य करता है। बात किया एबेसिक अम्ल, कार्न्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पत्ती के फूलों के खुलने और बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण और पतझड़ क्रियाओं को प्रोत्साहित और पौधों में वृद्धि को कम करता है। इसमें ABA हार्मोन्स पाया जाता है। एथिलीन बर्ग ने 1962 में खोज की थी, एकमात्र हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। फ्लोरिजन M चैलाख्यान ने फूलों को खिलने में मदद करने समेत है, और ट्राउमेटिन यह चोटिल हुए पौधों की मरम्मत से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आप पादप हार्मोन्स भी समझ सकते हो। अब आता है पादप आकार्कीय। पादप आकार्कियों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल की बात करेंगे हम। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जड़ों की बात किया है। जड़ जो है इसकी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण की ओर होती है, इसके लिए धन गुरुत्वानुवर्तन है। इसकी वृद्धि प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इसे ऋण प्रकाशवर्तन भी कहा जाता है। शंकु रूपी में गाजर, कुंभी रूपी में चुकंदर शलजम और तर्क रूपी में मूली उसका उदाहरण है। तना प्रकाश की ओर बढ़ने के कारण इसे धन प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा की ओर बढ़ने के कारण से ऋण गुरुत्वावर्तन कहते हैं। कंद में आलू आ जाता है, सल्क कंद में प्याज और लहसुन आ जाता है, और प्रकंद के अंदर अदरक और हल्दी आ जाता है। पत्ती पौधों के पत्ती जो होती है पौधों को चिकन भी कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम होती है। पर्णकटंक नागफनी, पर्णप्रतान अंगूर और घटपड़ भी घटपर्णी से संबंधित है। फूल जो है पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, और जयांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है। एक लिंगी पुष्प पपीता और मक्का है। द्विलिंगी पुष्प को सरसों और गुड़हल उदाहरण है। फल की बात किया, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। सत्य फल आम टमाटर अंगूर है। असत्य फल सेब फल काजू और नाशपाती है। तो इस तरीके से आप कहोगे कि जो है आपके पादप आकार के भी हमने देख लिए। फल और उसके खाने योग्य, जैसे आम और पपीता मध्य फल वित्ती खाने योग्य होता है। सेब नाशपाती पुष्पासन होता है। लीची को एरिल
भाग खाने योग्य होता है, नारियल का भ्रूण पोष भाग खाने योग्य होता है, मूंगफली और चने का बात किया तो बीज पत्र और भ्रूण खाने योग्य होता है, काजू की बात किया है बीज पत्र होता है, बेर में बाहरी और मध्य फल वित्ती होती है, कटहल में सहपत्र परिदल और बीज होता है। इसी तरह गेहूं चावल मक्का भ्रूण पोष और भ्रूण होता है। धनिया की बात किया है तो पुष्पासन एवं बीज से सम्मिलित है, नींबू रसीले आम से रोम से सम्मिलित है, बैल मध्य एवं अंतः फल वित्ती सम्मिलित है, सहतूत सहपत्र परिदल और बीज से सम्मिलित है, केला फल मध्य फल वित्ती और अंतः फल वित्ती सम्मिलित है, अंगूर अमरूद टमाटर फल वित्ती और बीजांड से संबंधित है। तो इस तरीके से फल जो होते हैं कौन सा भाग खाने योग्य होता है इसके बारे में हमने अभी समझा है। पादप ऊतक और उसके प्रमुख रोगों के बारे में बात किया है। तो पादप ऊतक में एक आता है जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। जाइलम जो है इसका मुख्य कार्य जल और खनिजों को संवहन करना होता है, या जल और खनिज लवण को केरल ऊपरमुखी दिशा में संवहित करता है। अगर हम फ्लोएम की बात किया तो जाइलम की भांति फ्लोएम के पौधों की जड़ तना और पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह भोज्य पदार्थों को ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में संवहित जो है करता है। फल और सब्जियों के कुछ वर्णों की बात किया, जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, जामुन का जामुनी रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, बैगन का बैगनी रंग एंथोसाइनिन के द्वारा होता है, हल्दी का पीला रंग कुरकुइन मिन के द्वारा होता है, पपीते का पीला रंग कैरका जेंथिन के द्वारा होता है, और मिर्ची का लाल रंग कैप्सिथिन के द्वारा होता है। कौन से फल का कौन सा रंग होता है, किस कारण होता है, इसके बारे में बात की। सब्जियों के स्वाद और गंध की बात किया, जैसे मूली का तीखापन आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है, लहसुन की गंध एलिल मिथाइल सल्फाइड के कारण होता है, प्याज की गंध एलिल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण होता है, आंवले का टसीलापन टैनिन के कारण होता है, मिर्च का तीखापन कैप्सिनिन के कारण होता है, करेला का कड़वापन एल्काइड मोमोडिएसन के कारण होता है, सलजम में चरपटराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, ककड़ी में कड़वाहट जो होती है वो कोकरबेटेसिन के कारण होती है। इसी तरह बात की जाए पादप को कुछ रोग, जैसे मार्स जो है मटर का रोग है, टिक्का मूंगफली में रोग होता है, कैविटी स्पॉट गाजर में रोग होता है, डाईबैक नींबू में रोग होता है, बंकी टॉप केला में रोग होता है, व्हाइट बड मक्का में रोग होता है, इरगॉट बाजरा में रोग होता है, वाल्ट रोग अंगमारी और विल्फ आलू में रोग होता है, स्टेम गॉल धनिया में रोग होता है, किट्टू रोग गेहूं में होता है, लाल सड़न गन्ने में पाई जाती है, नेक्रोसिस आंवला में होता है, और मोजेक तंबाकू में। ये सभी रोग हैं और कौन से पादप में होते हैं इसके बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट आता है प्रमुख वनस्पति शास्त्रियों के बारे में, जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे थियोफ्रेस्टस हैं। भारत में प्रथम जुरासिक वैज्ञानिक बीरबल साहनी हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के संस्थापक विलियम रॉक्सबर्ग हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। पादप आनुवंशिकी और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता MOP आयंगर हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक P महेश्वरी हैं। कैस्ट्रोग्राफ के आविष्कारक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हैं। भारतीय ब्रायोफाइटा के विज्ञान के जनक प्रोफेसर SR कश्यप जी हैं। अब परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य है, जैसे लिथोफाइटा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती है। क्रिप्टोफाइटा बर्फ पर उगने वाली वनस्पति होती है। हेलोफाइटा लवड़ी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति होती है। हेलियोफाइटा सूर्य के प्रकाश में उगने वाली वनस्पति है। सियोफाइटा छायादार वृक्षों क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। मेसोफाइटा आर्द्र क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। जीरोफाइटा मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है। तो ये कुछ वनस्पतियों के प्रकार है, नाम है, कहां पर उगता है इसके बारे में बात की गई है। अब आता है परीक्षा संबंधी कुछ गैसें और अम्ल। कौन सी गैस किसी से संबंधित होती है, जैसे गोताखोर जो गैस होती है वो ऑक्सीजन और हीलियम होती है। सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। आंसू गैस क्लोरो एसिटोफेनॉन और क्लोरोपिक्रिन होती है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। वेल्डिंग गैस एसिटिलीन होती है। प्राकृतिक फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन होती है। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस एसिलिटिन होती है। सड़े अंडों की गंध वाली गैस हाइड्रोसल्फाइड होती है। मार्स गैस मीथेन होती है। बायोगैस मीथेन होती है। माइन गैस मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस भी मीथेन होती है। एसी और फ्रिज में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस होती है। लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। LPG ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। उर्वरक गैस नाइट्रोजन होती है। बीड़ी या सिगरेट से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसी तरह फूली हुई रोटी में गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पानी को शुद्ध करने वाली गैस क्लोरीन होती है। फूलों को रंग उड़ाने वाली गैस क्लोरीन होती है।
गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस हीलियम होती है। शुष्क बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बल्ब गैस आर्गन होती है। वायुयान के टायरों में उपयोग गैस हीलियम और नियॉन होती है। भूकंप के दौरान एक निर्मित गैस वायुमंडल में रेडॉन होती है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जल गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वनस्पति घी बनाने में गैस का उपयोग हाइड्रोजन किया जाता है। विज्ञापन बॉक्स में उपयोगी नियॉन होता है। बल्ब गैस में आर्गन का प्रयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। कार के एयरबैग बनाने में सोडियम एंजाइड का प्रयोग होता है। फोटोकॉपी मशीन में उपयोग गैस ओजोन होती है। और ग्लोबल वार्मिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जितनी भी गैसें हैं चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती हैं, इसको ध्यान जरूर रख लीजिएगा। अम्लों की बात किया है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल मिलता है। शराब सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है। पालक में एनालिक अम्ल मिलता है। टमाटर में ऑल्कजेलिक अम्ल मिलता है। सेब में मैलिक अम्ल मिलता है। गन्ने के रस में एकोनेटिक अम्ल मिलता है। चींटी में फार्मिक अम्ल मिलता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल मिलता है। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल मिलता है। लहसुन और प्याज में एसिलिन अम्ल मिलता है। घास के अंदर बेंजोइक अम्ल मिलता है। यूरिन में यूरिक एसिड मिलता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। पसीने में कार्बो ऑल्कलेजिक अम्ल मिलता है। और चाय के अंदर टैनिन अम्ल जो है मिलता है। तो जितने भी अम्ल हैं और कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद आता है धातु, उपधातु और उपधातु के उपयोग। प्रमुख धातु और उसके उपयोगों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसे पारा, पारा का जो उपयोग है थर्मामीटर डॉक्टरों के और बैरोमीटर में किया जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब एवं फिलामेंट बनाने में किया जाता है। पोटेशियम का प्रयोग उर्वरक उद्योग में किया जाएगा। सोडियम का प्रयोग नमक उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम का उद्योग प्लास्टर या पेरिस बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग दवाई उद्योग में। जिंक का प्रयोग चेहरे की क्रीम बैटरी बनाने में। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में। मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है। तो अभी हमने धातु की बात की, अब हम अधातुओं की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। नियॉन टेलीविजन प्लाज्मा ट्यूब में। ऑर्गन विद्युत बल्ब में। क्रिप्टॉन ट्यूबलाइट में। जिनॉन एनेस्थीसिया के रूप में। रेड्रॉन कैंसर के उपचार में। फास्फोरस माचिस और बारूद उद्योग में। सल्फर पापड़ उद्योग रबर वल्कनीकरण में। क्लोरीन जल को शुद्ध करने में। अमोनिया आइस फैक्ट्री में उपयोग जो है की जाती है। अब हम उपधातु की कुछ बात की जाए तो बोरॉन नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रक के रूप में। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप बनाने में। आर्सेनिक धीमा जहर भी कहा जाता है। एंटीमनी आमतौर पर सुरमा के नाम से जाना जाता है। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में। पोलोनियम एंटी स्टैटिक उपकरणों में। टेल्यूरियम रबर के वल्कनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ धातु और उसके अयस्क है, जैसे सोडियम का चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स साधारण नमक इसका अयस्क है। लोहा की बात किया तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट होता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपर क्रायोलाइट होता है। पोटेशियम नाइटर कर्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम डोलोमाइट, इप्सम कार्नेलाइट होता है। कैल्शियम डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम फास्फोराइट। सिल्वर रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइन। सोना कैल्वराइट, सिल्वेनाइट। निकेल मिलेराइट। क्रोमियम क्रोमाइट, यूरेनियम पिंच ब्लेड, टिन कैसिटेराइट, तांबा क्यूपेराइट, एजुराइट, कैल्कोसाइट, कोबाल्ट स्मेल्टाइट, जिंक कैलेमाइन, जिंक ब्लेड, बेरियम बेराइट, टाइटेनियम इलेमेनाइट, थोरियम मोनाजाइट, लेंथस सीरियम। ये सभी जो आपके धातु हैं इन सबके अयस्क कौन से होते हैं इसके बारे में बात की गई है। धातु और अधातु संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे सोना सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु है। जस्ता सबसे कम आघातवर्धनीय धातु है। प्लेटिनम सर्वाधिक चमकीला धातु है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। चांदी धातु विद्युत और ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक है। चांदी सर्वाधिक अनुनादी धातु है। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है। अधातु चमकीली नहीं होती, जैसे आयोडीन अपवाद है। अधातु विद्युत की कुचालक है, अपवाद ग्रेफाइट है। अधातु ऊष्मा की कुचालक हीरा अपवाद है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सोडियम पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जो है जाती है। तो ये सभी आपके धातुओं संबंधित हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो होता क्या है कि आप लोग सोचते हो कि हमें आता है या भूल जाते हैं, तो 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ भी आप नहीं बोलोगे। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु और उसके उपयोग के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उत्पन्न धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तांबा और जस्ता को मिलाने से मिश्र धातु पीतल का निर्माण जो है होता है।
अब बात करेंगे कौन से चीज मिलाने से किस चीज का निर्माण होता है और किस चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीतल धातु तांबा और जिंक से मिलकर बनती है, बर्तन बनाने में प्रयोग होता है। कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, सिक्का घंटी बर्तन बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर तांबा और जिंक निकल को मिलाकर बनते हैं, बर्तन बनाने का काम आता है। रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम मिलाकर बनाया जाता है, सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल को तांबा जिंक और टिन मिलाकर बनाता है, गियर और बेरिंग बनाने में। बेल मेटल तांबा और टिन को मिलाकर घंटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल तांबा जिंक और आयरन को मिलाकर जहाज के पंखा बनाने में प्रयोग होता है। मुंज मेटल तांबा और जिंक को मिलाकर सिक्का बनाने में प्रयोग होता है। डच मेटल तांबा और जिंक को मिलाकर सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। टांगा सोल्ड टिन और लेड को मिलाकर रिएक्टर उपकरणों में टाका लगाने में काम आता है। रोज मेटल बिस्मिथ लैंड और टिन मिलाकर मोबाइल उद्योग में कार आता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकल लोहा को मिलाकर बर्तन बनाने में प्रयोग होता है। टंगस्टन स्टील टंगस्टन क्रोमियम बेरिडियम को मिलाकर विद्युत यंत्र और स्थायी चुंबक बनाई जाती है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम लोहा मैग्नीशियम मिलाकर विद्युत हीटर बनाने में प्रयोग होता है। ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम तांबा और मैग्नीशियम को मिलाकर बायोनिक पंखे बनाए जाते हैं। एलनिको एल्यूमिनियम निकल तांबा एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट को मिलाकर स्थायी चुंबक बनाई जाती है। पिग आयरन लोहा कार्बन सिलिकॉन को मिलाकर स्टोरेज टंकी नहाने के टब कूड़ादान बनाने में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर वायुयान जहाज बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जिंक कॉपर को मिलाकर हवाई जहाज मोटर गाड़ी के ढांचे जो है निर्माण किए जाते हैं। तो कौन से अवयव को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है और किसका उपयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ रासायनिक सूत्र, है ना। व्यावसायिक नाम है और रासायनिक नाम है और इसका सूत्र है। तो आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे। जैसे बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनाइट होता है। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। म्यूरिटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चूना पत्थर एवं रॉक संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। गंधक अम्ल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। एल्कोहल को एथिक एल्कोहल कहते हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड आपका रासायनिक नाम है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नौसादार अमोनियम क्लोराइड। मार्समैन मीथेन रासायनिक नाम है। लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमेट्राइड कहा जाता है। रेड लेड लाल सिंदूर ट्राई लंबिक ट्राटा ऑक्साइड कहते हैं। चूने का पानी बुझा हुआ चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा को पोटेशियम डाइहाइड्राइड कहते हैं। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। टीएनटी को ट्राई नाइट्रो टॉल्यूशन कहते हैं। सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्लोरोफार्म को ट्राई क्लोरोमिथेन कहते हैं। गैलेना को लेड सल्फाइड कहा जाता है। क्विक सिल्वर को मरकरी पारा के संबंधित नाम से जानते हैं। इसी तरह हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। जल गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट। फ्रक्टोज को लेबुलोज। टेबल शुगर को सुक्रोज। वुड स्प्रिट मेथनॉल को मिथाइल एल्कोहल। सिलिका की बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चीनी मिट्टी को एल्यूमिनो सिलिकेट। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। MiC मिग मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिनाल हाइड्रोक्साइड बेंजीन। मोहर लवण अमोनियम फेरस सल्फेट। बॉक्साइड हाइड्रेट एल्यूमिना। नीला थोता कॉपर सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सुहागा बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट। यूरिया कार्बोमाइड। मंड स्टॉर्च स्टॉर्च। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। नाइट्रस सोरा पोटेशियम नाइट्रेट। मूर्खों का सोना पायरेट कहा जाता है। तो जितने भी रासायनिक सूत्र नाम है इसके बारे में अभी हमने बात की है। अब हम कुछ वैज्ञानिक उपकरण और मात्रक की बात की है। जैसे वैज्ञानिक उपकरण की बात किया है, अल्टीमीटर का जो उपयोग है वायुयान ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए। अनिमियोमीटर को पवन की गति को मापने के लिए। बैरोमीटर को वायुमंडल में वायुदाब को मापने के लिए। बैरोग्राफ को वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए। बाइनोक्यूलर को दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। कार्डियोग्राम को हृदय गति की जांच के लिए। फेदोमीटर को समुद्र की गहराई नापने के लिए। हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व को निकालने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्यास आर्द्रता को मापने के लिए। लाइटिंग कंडर तड़ित चालक बिजली से बचाव के लिए। मैग्राफोन ध्वनि के विशेष दिशा में भेजने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में। थर्मामीटर शरीर का ताप मापने के लिए। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। मैनोमीटर गैस दाब ज्ञात करने के लिए। ऑडोमीटर पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन के लिए।
साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के आवश्यक उपकरण के लिए, रडार अंतरिक्ष में वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, सिस्मोग्राफ एक भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र होता है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, कैरेट मीटर स्वर्ण की शुद्धता को मापने के लिए, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व एवं शुद्धता को मापने के लिए, टेलेक्स दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने के लिए, थर्मोस्टेट किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक स्थिर बनाए रखने के लिए, पाइर हेलियोमीटर सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को याद करने के लिए। तो किस चीज का उपकरण जो है उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक रूप से, इसका बात की गई है। अब कुछ परीक्षा संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे द्रव्यमान किलोग्राम, कार्य जो ऊर्जा जूल, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, बल न्यूटन, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, ओजोन परत की मोटाई मात्रा डाप्सन से नापी जाती है, नदी का प्रवाह क्यूसेक, लेंस की आवर्धन क्षमता डॉप्टर, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दबाव बार पास्कल, ध्वनि की चाल मैक, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल एवं बेल, क्रूड ऑयल पेट्रोल बेरल, रेडियो धर्मिता रैम बैकरेल और क्यूरी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब ये आपकी मात्रकों के द्वारा दूसरी पद्धति परिवर्तन के 1.254 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप चाहो तो इसको इसकी शॉट ले लीजिएगा। विज्ञान के कुछ आविष्कार हैं, है ना, तो उस वैज्ञानिक के द्वारा कौन से आविष्कार की गई है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इन सभी चीजों की जो जो बोल है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चला करो, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आविष्कार में आविष्कारक है एक तरीका, एक तरफ आविष्कार है खोज और एक किस तरफ खोज करता है। जैसे रोजरबर्ग की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की है, विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई, प्रोटीन की खोज जे मुल्डर ने, डबल हेलिक्स मॉडल के वाटसन एवं क्रिक ने, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, हरित क्रांति की नॉर्मन ई बोरलॉग ने, पाश्चुरीकरण की बात की जाए तो लुई पाश्चर के द्वारा की गई है। इसी तरह अगर बात की जाए टीका कम्युनिटी के जनक की एडवर्ड जेनर ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑक्सीजन की जिरे प्रीस्टली ने, ट्रांसजेंडर की विलियम साकले, विलियम बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने, कॉन्वेंट पेन की L.E. वाटरमैन ने, नाभिकीय रिएक्टर की ई फर्मी ने, गुरुत्वाकर्षण के नियम की न्यूटन के द्वारा, सौरमंडल का सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस ने, बैरोमीटर ए टॉरसेली ने, ग्रहों की गति का नियम योहानेस केपलर ने, रमन प्रभाव सीवी रमन ने, आनुवंशिक ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, रेडियम मैडम क्यूरी पेरे क्यूरी ने, रेडियो एक्टिवता हेनरी बैकरवेल ने, तड़क चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यांत्रिक टेलीविजन J.L. बेयर्ड के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन फिलोटे फॉर्नस्वर्थ के द्वारा, आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा, आधुनिक सारणी मोजले के द्वारा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने, ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे ने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है आविष्कार किए गए, खोज की गई है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने, रडार रॉबर्ट वाटसन वॉट ने, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, प्रोटॉन खोज किसकी है, ए गोल्डस्टीन ने की है और नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने, पॉजिट्रॉन एंडरसन ने, बायुयान की ऑर्वेल राइटर एवं विल्वर राइट के द्वारा, रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी ने, परमाणु संरचना नील्स बोहर और रदरफोर्ड ने, जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने की ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने, पीएच स्केल सोरेनसेन ने, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एक्स किरणें डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने, थर्मस फ्लास्क जेम्स डेवर ने, ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन ने, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जॉन गुटेनबर्ग ने, लेजर की स्थापना थियोडर मेमन ने, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, सेफ्टी लैंप हम्फ्रीज डेवी ने, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने, सल्फर ड्रग्स डाग मैक के द्वारा खोज जो है की गई है। तो इस तरीके से किस चीज की खोज कौन सा आविष्कारक रहा है इसके बारे में ये इंपोर्टेंट रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट मिलाने के लिए रहते हैं, आप इससे नहीं बच पाओगे। अब हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी की कुछ उपलब्धियों के बारे में। अब हम डिफेंस सेक्टर की बात करने वाले हैं और यहां से लमसम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। मिसाइल की बात किया, सतह से सतह में जो भारत की मिसाइल है पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, प्रहार, पिनाका और सौर मिसाइलें हैं। जमीन से हवा के लिए त्रिशूल और आकाश है, हवा से हवा के लिए अस्त्र और प्रद्युमन है, ये मिसाइल है। युद्ध टैंक की बात किया, भारत के पास अर्जुन, भीष्म, अजय और ब्रज है। लड़ाकू विमान स्वदेशी रूप से तेजस है
और विदेशियों में राफेल फ्रांस से लिया गया, मिराज फ्रांस से लिया गया, मिग रूस से लिया गया है, जैगुआर फ्रांस से लिया गया, सुखोई रूस से लिया गया है। हेलीकॉप्टर की बात किया है, स्वदेशी रूप से चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र है, जबकि विदेशी अपाचे, चिनूक, MI-25 इल्यूशन है। ड्रोन की बात किया, स्वदेशी रूप से रुस्तम, नेत्र, निशांत, लक्ष्य है, जबकि हैरोप इजराइल की सहायता से बनाया गया है और हैरोन भी इजराइल की सहायता से बनाया गया है। पनडुब्बियों की बात किया, स्वदेशी पनडुब्बी INS हरियंत है, भारत के द्वारा निर्मित पहली पनडुब्बी है, जिसके कई आपके वेरिएंट है, INS करण, INS अरिदमन, INS कट्टगम। विदेशी पनडुब्बियों में INS चक्र रूस की सहायता से, INS सिंधुरक्षक रूस की सहायता से, INS कलबरी फ्रांस की सहायता से, INS शिशुमार जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। हालांकि भारत के पास कुछ स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत INS कलबरी, INS बागीर, INS खांडेरी, INS करण, INS बेला। युद्धपोत की बात की है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विराट, INS विक्रमादित्य और INS रंजीत भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आता है, प्रत्येक टॉपिक पे या कह सकते हो कि प्रत्येक शब्द पर क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ फैक्ट है, जैसे क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है, ब्रह्मोस मिसाइल इसका उदाहरण है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए किया जाता है, अग्नि मिसाइल इसका उदाहरण है। सबसोनिक मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम 1 मैक की संख्या से कम होती है, निर्भय भारत और टॉमहॉक अमेरिका की है। सुपरसोनिक मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से अधिक 1 मैक की संख्या से अधिक होती है, उदाहरण ब्रह्मोस है। हाइपरसोनिक मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना 5 मैक संख्या से अधिक होती है, भारत में ब्रह्मोस सेकेंड है। SAAW स्मार्ट एंटी एयर फील्ड हथियार एक प्रिसाइज हथियार है जिसे एयरक्राफ्ट से दागा जाता है। हेलिना और नाग टैंक रोधी मिसाइलें हैं। टारपीडो पनडुब्बी से चलने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका वर्णास्त्र उदाहरण है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना 1980 में विभाग की गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ मिलकर देश में पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। कोड था स्माइलिंग बुद्धा था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया गया था। नैनो हमिंगबर्ड अमेरिका के द्वारा विकसित चालक रहे जासूसी वायुयान है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपतटीय गश्ती जहाज का नाम सार्थक है, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन किया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है, जो DRDO ने विकसित किया है। DRDO का आदर्श वाक बलस मूल विज्ञानम है। राफेल लड़ाकू जेट विमान की सप्लाई करने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन है। तो आप इस तरीके से आप रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के जितने भी क्वेश्चन है आप इनको याद कर सकते हो। कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की कुछ विकास की उपलब्धियां। तो भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अगर हम बात की जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जैसे बात किया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनको इस पर बात किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ था, जिसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में केरल में थुम्बा TERLS की स्थापना की गई थी। नाइक एपास की बात की जाए 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया था। इसरो की बात की है, इसरो 15 अगस्त 1969 को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत गठन किया गया था। सतीश धवन 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापना की गई। अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भारत सरकार ने 1972 में अंतरिक्ष आयोग विभाग के गठन किया था। आर्यभट्ट भारत ने 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, रूस के अंतरिक्ष केंद्र की सहायता से। रोहिणी 1980 में भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। एप्पल 1981 में भूस्थितिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला संचार उपग्रह कोरू फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 8 दिन रूसी अंतरिक्ष स्टेशन पर इन्होंने बिताए थे। मेटसेट 2002 में भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था। एजुसेट 2004 में शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह था। मेगाट्रॉपिक्स 2011 में मौसम, जलवाष्प, आर्द्रता, वायुमंडल की परतों के अध्ययन के लिए भारत और फ्रांस का संयुक्त रूप से मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के GSLV मार्क 3 से भेजा गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LBM-3 M4 रॉकेट की सहायता से भेजा गया।
मंगलयान फर्स्ट 5 नवंबर 2013 को PSLV से 725 द्वारा श्रीहरिकोटा से भेजा गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया। आदित्य L1 इसरो के द्वारा अपने पहले सौर मिशन को 2 सितंबर 2023 को PSLV से 57 के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया। एक्सिगोम 4 मिशन जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री जो है बने हुए हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे 23 अगस्त की बात किया है तो हर वर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टेसी थॉमसन को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाते हैं। इसरो के द्वारा अर्धमानवीय रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न नाम एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका, कॉस्मोनॉट्स रूस, टाइकोनॉट्स चीन, व्योमोनॉट्स भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। सत्यभामा सैट ग्रीन हाउस गैस एवं प्रशिक्षण संबंधी डेटा संग्रहण के लिए छोड़ा गया उपग्रह है। गगन भारत का GPS आधारित उपग्रह है। स्पुतनिक फर्स्ट पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला उपग्रह था। स्पुतनिक सेकंड जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम उपग्रह था। यूरी गागरिन पूर्व सोवियत संघ यूरी गागरिन ने मानव के द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान रचा था। वैलेंटीना पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटीना प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री थी। तो इस तरीके से आपके जो अंतरिक्ष से संबंधित फैक्ट है इसके बारे में हमने बात की है। अब आता है विज्ञान के विविध। अब विज्ञान के विविध की बात करी जाए, मिसलेनियस की बात की जाए जो कि महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान के विविध में सबसे पहले ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण है, इसके बारे में बात किया है। जैसे तार, तार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मानव शरीर को प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से पेशी ऊर्जा में जो है रूपांतरित करती है। तो इस तरीके से रूपांतरित भी की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा खोज की गई और इसका उपयोग क्या होता है। जैसे गामा किरणें, गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की है। भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। एक्स किरणों की खोज रोट जैन के द्वारा की गई। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने की है। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई, हम वस्तुएं दिखलाई जाती हैं। अवृत किरणों की खोज हर्सेल ने की है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, टीबी रिमोट रोगियों का सिकाई करने में किया जाता है। लघु तरंगों की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने की है। इसे हर्ट्जियन तरंगे भी कहते हैं। रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की। रेडियो टेलीविजन के प्रसारण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो, इसको जान सकते हो। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की बात की है, जैसे यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु, चट्टान और खनिजों की आयु को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। टेरिटम महासागरों में जल की आयु का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए। आयोडीन 125 आंख के कैंसर उपचार के लिए। आयोडीन 131 थायराइड की परेशानियों को दूर करने के लिए। होल्मियम 166 गठिया इलाज में उपयोगी। फास्फोरस 32 हड्डी कैंसर के इलाज के लिए। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए। जेनॉन 133 फेफड़ों के रक्त प्रवाह के लिए। सोडियम 24 रक्त विकार में उपयोगी के लिए जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का जो है खोज यहाँ पर की जाती है। ताप मापन की बात किया है, टेम्परेचर मापने के लिए सेल्सियस पैमाना, इसकी खोज जो है स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। तापक्रम इकाई 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फahrenheit पैमाना की खोज जर्मन वैज्ञानिक फahrenheit ने की थी। 32 से 212 तक होता है। केल्विन पैमाना की खोज बैरन केल्विन ने की थी। 273 डिग्री से 373 डिग्री तक होता है। रोमर पैमाने की खोज रेने एंटोनी फर्चोल डी रोमर के द्वारा की गई थी। 0 से 80 तक होता है। कुछ तो ऐसे हैं जो एग्जाम में आते नहीं है। प्रमुख लेंसों की बात की जाए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए। उत्तल लेंस दूर दृष्टि निवारण के लिए। द्विफोकसी लेंस जरा दृष्टि के लिए। बेलनाकार लेंस दृष्टि वैषम्य के लिए। और इंट्राएक्विलर लेंस मोतियाबिंद के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर तो कोई इंपोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं।
चलिए पीएच पैमाने के बारे में बात किया है। पीएच जो पैमाना है, पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका फुल फॉर्म है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा की गई थी। इस स्केल के द्वारा किसी भी पदार्थ की उदासीनता, अम्लता और क्षारीयता को मापा जाता है। इस स्केल पर 0 से 14 तक कुल 15 संख्याएं इंगित होती हैं। बात की जाए जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसे नींबू। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे बेकिंग सोडा। तो जिनका पीएच मान 7 मान होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए जैसे बात किया, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, बेकिंग सोडा का 8.3 है, मानव रक्त का 7.3 से 7.5 है, मानव की लार का 6.5 से 7.4 है, मानव के मूत्र का 5.5 से 7.5 है, दूध का 6.5 से 6.7 है, मक्खन का 6.1 से 6.4 है, कॉफी का 4.5 से 5.5 है, टमाटर का 4 से 4.4 है, शराब का 2.8 से 3.8 है, सिरका का 2.4 से 3.4 है, नींबू का 2.2 से 2.4 है, सोडा का 3 है और बैक्टीरिक एसिड का 1 जो है आपका पीएच मान होता है। अगर हम कुछ जल की, अच्छा यहाँ पर हम कुछ धातुओं के संरक्षण से बचाव करने वाले उपाय बात किया है। पेंट का लेप चढ़ाकर, घरों में स्टील या लोहे से बनी हुई वस्तुओं पर पेंट चढ़ाकर जो है, ताकि वे जंग से सुरक्षित रह सकें। ग्रीस या तेल लगाकर उपाय किया जा सकता है। घर में नए औजारों को जैसे कैंची, चाकू, सरौता आदि ग्रीस लगाकर जो है उन पर जंग नहीं लगती है। गैल्वेनिकरण की जंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे जस्ते में डुबोकर रखा जाता है। विद्युत लेपन की, एल्यूमिनियम को क्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद्युत लेपन किया जाता है। मिश्र धातु बनाकर, स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन मिश्र धातु है, आसानी से जंग नहीं लगता है। जल के बारे में कुछ बात की जाए, जल एक सहसंयोजी यौगिक है जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से आपस में संयोजी बंध से बना होता है। जल एक महत्वपूर्ण अच्छा विलायक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4.4 डिग्री सेल्सियस या 277 के होता है, केल्विन होता है। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और अम्ल और क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है। अम्लों के प्रति प्रोटॉन ग्राही और क्षारकों के प्रति प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करते हैं। जल उदासीन यौगिक है। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल की कठोरता का पीपीएम या एमजीएल होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आता है विद्युत धारा संबंधी कुछ तथ्य। जैसे बात की है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत परिपथ में परिमाण और दिशा दोनों के समय के साथ आवर्ती रूपों से निरंतर बदलती रहती है, उसे आप कहेंगे जैसे घरेलू उपयोग में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा, ऐसी धारा विद्युत धारा जिसका विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है। डीसी से एसी के द्वारा प्राप्त होने वाले इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का उपयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध वाली धातु होती है। हैलोजन लाइट, टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का उपयोग इसमें किया जाता है। CFL, आपने सुना होगा, पहले सुना क्या होगा, आपने देखा होगा पहले बड़ी बड़ी CFL लगी होती थी हमारे घर में। CFL कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। विद्युत धारा के प्रभाव से यूवी प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जो अंदर की दीवारों पर फास्फोरस से लेप चढ़ी जाती है। ट्यूबलाइट के भीतर मरकरी पास्प जो है ऑर्गन गैस भरी रहती है। विद्युत हीटर की बात क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हीटर में नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग होता है। फ्यूज तार का उपयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए होता है, जिसमें टिन 63%, सीसा 37% मिश्र धातु होती है। डायनेमो, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तड़ित चालक, यह धातु की चालक छड़ होती है। भवनों के ऊपर उन्हें आकाशीय विद्युत या तड़ित से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। सॉरी, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए टीवी, फ्रिज आदि में उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर, डीसी को एसी में बदलता है। और ट्रांसमीटर, एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों का प्रसारित यहाँ पर किया जाता है। चलिए कुछ तथ्य है, जैसे बात की जाए शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आप कहेंगे ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। द्रव्य धातु तत्व पारा है। द्रव्य अधातु तत्व ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा स्वचालक चांदी है। विद्युत का स्वचालक अधातु ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम है। न्यून आयन विभव वाला तत्व सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है।
सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्लास्टिक के कुछ उपयोग हैं, जैसे पॉलीथीन, थैली, ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि के बनाने में। एक्रिलिक, कार, ट्रकों की खिड़कियों बनाने में। पॉलीप्रोपिलीन, रस्सी रेसे मजबूत पाइप बनाने में। स्टाई स्टाइरॉन, जिसे थर्मोकोल भी कहते हैं, पैकिंग, सेल गैस गैस बनाने में, खिलौने बनाने में। मेलामाइन, बर्तन बनाने में। बैकेलाइट, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बहुलक के उपयोग, जैसे स्टार्च, प्लास्टिक है, कैप्सूल के कवच बनाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक है, पॉलीबैग और खिलौने बनाने में प्रयोग होता है। टेफ्लॉन प्लास्टिक है, नॉन स्टिक बनाने में प्रयोग होता है। ल्यूसाइड प्लास्टिक है, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में प्रयोग होता है। पॉलस्टाइरीन प्लास्टिक है, थर्मोकोल, टीवी, केमिकल कैबिनेट बनाने में प्रयोग होता है। पीवीसी प्लास्टिक है, रेनकोट बनाने में, वायर कवरिंग बनाने में प्रयोग होता है। बैकेलाइट प्लास्टिक है, कंघी, इलेक्ट्रिक स्विचिंग बनाने में प्रयोग होता है। मेलेमिन प्लास्टिक है, अग्निरोधी जैकेट बनाने में प्रयोग होता है। न्यूप्रिन रबर है, विद्युत केबल बनाने में प्रयोग होता है। ब्यूनाइन रबर है, टंकी सील बनाने में प्रयोग होता है। थाइकोल रबर है, तेल की पाइपलाइन बनाने में प्रयोग होता है। रेयन रेसा है, चादर या शॉल बनाने में प्रयोग होता है। नायलॉन रेसा है, टूथब्रश या रस्सी बनाने में प्रयोग होता है। पॉलिस्टर रेसा है, अग्निरोधी पाइप या कपड़े बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अब कांच के कुछ प्रकार उपयोग है, जैसे पायरेक्स कांच, माइक्रोवेव ओवन बनाने में प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच, बल्ब, कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप बनाने में प्रयोग होता है। क्रूक्स कांच, चश्मा बनाने में प्रयोग होता है। क्राउन कांच, चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। सैंडविच कांच, बुलेट प्रूफ दीवार बनाने में प्रयोग होता है। जैना कांच, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार रखने में प्रयोग होता है। और फोटोक्रोमेटिक, धूप के चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है। कुछ उत्प्रेरक है, जैसे निकल, निकल जो है वनस्पति घी, डालडा बनाने में प्रयोग होता है। लोहे का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कच्छ विधि है। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि है। गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईंधन बनाने में प्रयोग जो है किया जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब औषधीय रसायन से संबंधित कुछ वर्गीकरण है, जैसे बात किया है एंटीबायोटिक्स, है ना, प्रतिजैविक, इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? औषधि जीवाणुओं को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। इसका उदाहरण पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिनो, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड्स, लिंकोमाइंस और मैकुलाइड्स। एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी, औषधि रोगाणुओं से को मारती है। जीवित ऊतकों पर प्रयोग की जाती है। हेक्साक्लोरोफिल, एक्रिफ्लेविन, हाइपोक्लोरस। एंटीपायरेटिक्स, ज्वर नाशक और शरीर के तापमान बुखार को कम करती है। सुमो, एस्पिरिन, क्रोसिन है। बात की जाए एंजेलिसिक, दर्दनाशक, यह औषधि शरीर की पीड़ा और दर्द को कम करती है। क्रोसिन, पैरासीटामोल। एंटासिड, औषधि पेट की अम्लता को कम करती है। ENO पाउडर, जैसे पेप्टो बिस्मोल आदि। आप कहेंगे निश्चेतक, शरीर की संवेदना चेतना को कम करती है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोप्रोपेन इत्यादि। प्रशांतक, मस्तिष्क को शांत करके चिंता कम करती है। सेकोनल, ल्यूमिनल। सल्फर ड्रग्स, जीवाणु संक्रमण के इलाज और रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की बात किया है। नाभिकीय विखंडन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की सहायता से परमाणु बम बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में U-235 और प्लूटोनियम 239 का अधिक प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम, बोरॉन छड़ का प्रयोग किया जाता है। शीतलक जल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और जल का उपयोग जो है किया जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन आपका यहां पर कहेंगे नाभिकीय विखंडन संलयन की हमने बात की है। न्यूटन के गति के नियम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब बात की जाएगी गुरुत्व के त्वरण। पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अतः गिरने वाली वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है, जिससे कि वस्तु का वेग बढ़ता है और यह वस्तु के त्वरण में उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और G से इसे प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चल लिफ्ट में भिंड भार की बात किया है। जो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में जो पिंड होता है वो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है और यही भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। तो ये भी दोनों स्थितियां लिफ्ट में बन सकती हैं। लिफ्ट में आप सभी को पता होगा, लिफ्ट में जो है अपन लोग वो करते हैं, क्या करते हैं,
सफर करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जाते आते हैं, तो इस तरीके से लिफ्ट में भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हमने आज यहाँ पर बात किया, इस बुक के माध्यम से हमने भूगोल की बात कर ली है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमी कंप्लीट हो गया और साइंस भी आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पॉलिटी आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट चैप्टर आएगा विविध। हम स्टैटिक जीके के विविध बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके के विविध, क्योंकि एग्जाम्स में यहां से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। जब विविध कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम एमपी जीके भी लगाएंगे और यूपी जीके को भी कवर करेंगे। दोनों जीके कवर इसलिए होंगी क्योंकि दोनों एग्जाम्स को हम फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगी। तो यहां पर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करिएगा। आप लोग पीडीएफ वगैरह हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई परेशानी है तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।